औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मसाइल के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू पेश करने जा रहा हूँ और इसके लिए हमने खिदमात हासिल की हैं। यहाँ पर एक इंडियन नज़ाद हमारे सेनेटर हैं कि जो साउथ एशिया की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ के सेनेट में, और वो भरपूर तरीके से बाज़ ऐसे अमूर के ऊपर बात उठाते हैं कि जो हमारे मसाइल का हल है। यानी कि आपको जैसे कि मालूम है कि यहाँ पर यूरोप में आने वाले लोग जो है उनको सबसे पहले जिन चीज़ों का सामना होता है वो ये होता है कि उनकी इमिग्रेशन कैसे होगी, वो कैसे यहाँ पर लीगल होंगे और उनके रेजिडेंट कार्ड की तजदीद कैसे होगी। ये ऐसे मसाइल हैं। फिर उसके बाद जो है मरहला आता है नेशनलिटी का, कि वो नेशनलिटी का मरहला जो है वो किस तरह से पास होगा। तो आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ यहाँ की कातालुनिया की एक जमात है एस्केरा रिपब्लिकाना, उसके सेनेटर हैं यहाँ पर रॉबर्ट मसीह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ एस्केरा रिपब्लिकाना के दूसरे पाकिस्तानी नज़ाद यहाँ पर जो है शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, जो आपके सामने जो है वो गुफ्तगू रखेंगे। आज सबसे पहले रॉबर्ट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपको यहाँ पर बहुत अरसा हो गई सेनेट में नुमाइंदगी करते हुए, यहाँ पर जो है आपने बेशुमार मुद्दाओं के ऊपर बात की है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो आपने किन किन अमूर के ऊपर बात की है सेनेट के अंदर के जो इमिग्रेशन से मुतल्लिक है। हाँ जी नदीम साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए हमें। और जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और स्पेशली जब से मैं सेनेट में गया हूँ, वहाँ पे काफ़ी मुद्दे जो हैं वो ख़ास करके जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस भी की गई हैं। काफ़ी जो प्रपोजल हम लोग लेके गए हैं वहाँ पे सेनेट में, काफ़ी सारे सवाल जो हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को किए गए हैं ताकि इन मसलों का जो है हल वो निकला जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले बात जो नेशनलिटी की डिलेस जो हो रही हैं, जो नेशनलिटी जब हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल लग रहे हैं, उसके लिए बात की गई। फिर जो खुरामेंटो है रजिस्ट्रो सिविल में, उसके लिए बात की गई। और इसके अलावा भी जो जो जैसे नींव है रेनोवेशन के लिए, आपको पता होगा कि पिछले दिनों या साल भर पहले काफ़ी मुद्दा ये उठा था और सीता प्रेविया नहीं मिल रही थी, लोग सीता प्रेविया खरीद रहे थे लोगों से, कुछ लोग बेच रहे थे, तो ये काफ़ी बड़ा मसला था। ये जो सीता का मसला था ये बहुत बड़ा गंभीर मसला रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लगता था लोगों को उसके लिए, फिर उसके लिए रकम जो है वो स्पेंड करनी पड़ती थी। इस पे जब आपने आवाज़ उठाई है तो क्या उसका कोई हल निकला था? जी बिल्कुल निकला था। वो उसके बाद सीता प्रेविया मिलनी शुरू हो गई थी, कोई भी आसानी से ले पा रहा था। और उसके बाद फिर दोबारा ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है, अभी फिर प्रॉब्लम ये हो रही है। उसकी कुछ जो वजह हैं, एक तो लोग काम कम कर रहे हैं, ये हर बार कोई ना कोई नया वेरिएंट आ जाता है, उसकी वजह से कई सारे वाक़े हो जाते हैं। लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं करें कि ये डिले होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका अगर कोई बाखा लेता है तो उसकी जगह कोई दूसरे एम्प्लॉय को लगाया जाए, या उसका जो अगर एम्प्लॉयज़ कम है उनकी जगह को उनकी पूर्ति की जाए। तो हमेशा इस बारे में हम लोग सवाल उनसे करते रहते हैं, जो भी मसले आते हैं उनको उठाते रहते हैं ताकि इनका हल किया जाए। अब फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर इसका हल किया जाएगा। और जैसा पहले आप कह रहे थे कि और भी मुद्दे जो हैं, जो हम लोग कौन कौन से मुद्दों पे बात करते रहे हैं सॉरी, जो रिग्रुपाशन फैमिलियार का एक प्रोसेस है, उसमें जो फैमिलीज वीज़ास हैं, जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेशी, इन सारी जो नेशनलिटी वाले लोग हैं, इनको काफ़ी मुश्किलात आती हैं, तो उस बारे में भी बात की गई। फिर एम्बेसियों से कांटेक्ट किया गया, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, तो उसका भी हम लोगों ने हल निकालने की कोशिश की कि उसमें भी कुछ लोगों को आराम मिला, कि प्रोसेस जो है थोड़ा चला। हालांकि ये नहीं हम कह सकते कि पूरी तरह हल हो गया, कभी अभी भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं आती। उसके बाद ये खुरामेंटो में जो प्रॉब्लम आ रही थी रजिस्ट्रो सिविल में, उसके लिए भी उनको मैंने करीब 6-7 महीने या 8 महीने पहले सवाल किया था जो लॉ मिनिस्टर थे उनको, कि आप इनको जैसे 2008 में आपको पता होगा कि उन्होंने नोटारियों के जगह कि उनको दिया था कि ये अपनी खुरामेंटो उनके द्वारा कर सकते हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। सर, मैं आपको भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। अभी रिग्रुपाशन के हवाले से बात हुई कि उनके वीज़ों में इस्लामाबाद में भी
और दिल्ली में भी और बांग्लादेश के ढाका में भी ताख़ीर हो रही थी। आप मुझे स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बताएं कि क्या इस मसले के ऊपर कोई पेशरफ्त हुई, को हल निकला इसका? जी, सबसे पहले तो मिर्ज़ा नदीम बेग साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और सेनेटर साहब आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने भी टाइम दिया, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, बार बार जो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप सेनेट में जो है इमिग्रेंट्स की आवाज़ बने हुए हैं। तो मिर्ज़ा नदीम बेग साहब, मैं अपना एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि बड़े सालों से, और 2 दफ़ा आप भी, जब मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी में गया हूँ, आप मेरे साथ गए हैं, वहाँ पर जो स्पेनिश एम्बेसडर है, ये जो रिग्रुपासियोन का मसला है, ये बड़े सालों से आ रहा है। इसमें ये होता है कि एक दफ़ा जब हम जाकर मीटिंग करते हैं, या जो वज़ीर ख़ारजा है उसके मातहत जो है तमाम जो स्पेन की एम्बेसीज़ हैं वो काम करती हैं। तो जब ये सेनेट में बात करते हैं, वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा के सामने बात करते हैं, या जो मोत्स आला है मुल्क का उसके सामने बात करते हैं, तो जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप होता है कि सेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ नशिस्तों में वज़ीर ख़ारजा ने जाना होता है। अब ये बात हो गई है सेनेट में, रॉबर्ट मसीह साहब ने कर दी है, मीडिया पे भी पब्लिश हो गई है, तो उसको फिर जो है हल उन मसलों का करना पड़ता है। एक्सपीरियंस ये है कि जब पाकिस्तान में मीटिंग की या रॉबर्ट मसीह साहब ने बात की सेनेट में, तो एक दफ़ा उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया, जैसे अपने स्टाफ की उन्होंने वहाँ पर मीटिंग को कॉल की और अपने काम को जो है वो बेहतर बनाया। उसमें जो एक ब्लॉक जो बना होता है, जो एप्लीकेशन जो है वो तहीर का शिकार होती हैं, वो एक दफ़ा हल हो जाती हैं, और कुछ अच्छा वो अपनी स्पीड जो है वो काम की ठीक कर लेते हैं। लेकिन जैसा अब ये वबाई दौर था, तो एक बहाने भी होते हैं, बाहर के ऊपर लोग चले जाते हैं, बास का तो वो अमले की कमी का बहाना बनाते हैं। फिर ये होता है कि फिर एक जगह पर जाकर महसूस होता है कि केसेस जमा होने लग गए हैं, ब्रेक लग गई है। तो उसमें बेहतरी ये आती है, वहाँ पर मीटिंग की जाए या ये सेनेट में बात जब करते हैं, एक दफ़ा वो सारी एप्लीकेशन जो हैं वो हल हो जाती हैं, उनमें बेहतरी आ जाती है, और जो ख़ानदान है, कई सालों से लोग इधर रह रहे होते हैं, टैक्स पेड है, इतनी मुश्किल से वो इधर से सारा प्रोसेस, मकान का आपको पता है मिलना कितना मुश्किल है, उनकी तनख्वाहों के मामलात होते हैं टैक्सेस के। तो इस तरह जो फैमिलीज़ हैं वो मिल सकती हैं आपस में, उनके जो बच्चे हैं वो उनके पास इधर आ जाते हैं। तो फैमिलियों के मिलाप में ये जो किरदार है, ये पहले भी अदा करते रहे हैं, और अस्केरा रिपब्लिकाना भी इस मामले में अपना एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है। अच्छा रॉबर्ट भाई, चूँकि आपका लेजिस्लेशन से ताल्लुक़ है, सेनेट में आप जो है कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, ये जो लई दे इस्तनाखिरिया है स्पेन के अंदर नाफिज, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई इस्लाह या कोई बेहतरी की जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है, या आपने कोई तजवीज़ दी है इस हवाले से? बहुत सारी कोशिशें की गई हैं और लगातार कोशिशें हो रही हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये लईदा एक्स्ट्रा खैरिया जो है इसमें अमेंडमेंट किया जाए, इसमें जो इसको बेहतर किया जाए। हम लोग तो यहाँ तक भी वो बोल चुके हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट है, इसको ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन हम लोग फिर भी हमारा ये उनसे हमेशा ये कोशिश ये होती है कि इसमें जो है वो कोई सुधार इसमें किया जाए, या इसको एटलीस्ट जो कंडीशंस हैं उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ये अराइगो सोशल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये नॉर्मल है कि आप यहाँ पे आते हैं, स्पेन में आते हैं, आपको 3 साल वेट करनी पड़ती है, आपको एम्पाद्रोनमेंटो का एक प्रूफ देना होता है, उसके बाद फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते हैं, और उसके बाद फिर आप वो पेपर अप्लाई करते हैं। काफ़ी जगह पे पॉसिबिलिटीज ऐसी आती है कि जैसे गवर्नमेंट को भी पता है कि कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। उसमें जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने एक मोशन भी वहाँ पे पेश किया था कि एटलीस्ट ये जो इस सिचुएशन में लोग जो है जो बिना पेपरों के रह रहे हैं, उनको
कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, या वो उनको आप डायरेक्ट नहीं नंबर दे दें जो कुछ काम कर सके, या क्योंकि काफ़ी सारी जो अयुदा जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोनोमो को दी गई थी या एम्प्रेसारियोज को दी गई थी या कोई दूसरे सेक्टर के लोगों को दी गई थी डायरेक्ट हेल्प, जो पिछले सेंट्रल गवर्नमेंट से और जनिता दे कतलुनी की तरफ से भी दी गई थी। तो ये जो लोग हैं जिनके पास पेपर्स नहीं थे, करीब 7-8 लोग हैं पूरे स्पेन में, तो इन लोगों को ऐसे भी किसी भी डायरेक्ट हेल्प का फ़ायदा नहीं मिला, और इसकी बजाय कि इन सब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस वजह से कि इनके काम सबके बंद हो गए, काम नहीं था और कोई हेल्प लेने का साधन नहीं था इनके पास, तो ये काफ़ी सफ़र कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक कांग्रेस में और एक सेनेट में 2 मोशन पेश किए जो कि पास नहीं हो सके, क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट एक लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट है, लेकिन उनसे यह उम्मीद थी कि ये पास हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक मोशन पेश किया, जो कि हमने उनको बोला कि एटलीस्ट जो फैमिलीज छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं, उनके पास पेपर्स नहीं हैं, उनको तो पेपर दो आप, वो तो अपना जो है अपना फैमिली का सिस्टम ठीक कर सकें। लेकिन अभी उस पर डिबेट होना है, तो देखिए अगर ठीक चला तो हो सकता है उस पर कुछ सक्सेस मिले। आप समझते हैं कि इस पे कामयाबी होगी कि जो इलीगल यहाँ बच्चों के साथ लोग रह रहे हैं उनको पेपर्स मिल जाएंगे? इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये लोग काफ़ी उनकी केयर करते हैं, ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा मुश्किलात ना आए। तो हमारे जो एक पार्लियामेंट्री कमीशन है और स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, उसमें हम लोग उसका डिबेट करवाएंगे और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पास हो सके। अच्छा शहजाद भाई, यहाँ पे जो पाकिस्तानी या इंडियन या साउथ एशियन कम्युनिटी है, उसके अंदर तो ये तासुर पाया जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी ने जो है वो ज़्यादा लोगों को लीगल किया है, या वो तारकीन वतन या इमिग्रेट्स के हक़ में है। इसी तरह से पेपे के बारे में भी ये तासुर है, क्योंकि ओपन जो इमिग्रेशन हुई हैं इन 2 पार्टियों के दौरान हुई हैं। लेकिन चूँकि स्केरा की भी एक बहुत बड़ी कोशिश है, आपने क्यों पैगाम उन लोगों तक नहीं पहुँचाया कि स्केरा भी जो है वो इमिग्रेंट की पार्टी है, बल्कि इमिग्रेंट को फेवर करती है? देखें, ये जिस करारदाद की बात कर रहे हैं वो हमने एग्जैक्टली क्वाइफ किए थे गवर्नमेंट को कि 8.5 लाख जो है लोग हैं, और सबसे पहले ये मुतासर हुए हैं कि इनकी कोई हुकूमती इमदाद भी नहीं है। अगर ये 8.5 लाख लोग लीगल हो जाते हैं तो उससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़रा जो है टैक्सेस जो है वो इकट्ठे होने थे। लेकिन उन्होंने हमारे सामने बहाना बनाया कि इमिग्रेशन हमें खोलने के लिए इजाज़त चाहिए यूरोपीय यूनियन से। फिर हमने यूरोपीय यूनियन से इंफॉर्मेशन लेकर दोबारा जो है इन्होंने बात की सेनेट में कि इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और इन्होंने मिसाल दी पुर्तगाल की, इटली की, कि पेंडेमिक जो है इस दौर में, वबाई दौर में जो है इन दोनों ममालिक ने इमिग्रेशन ओपन किया है, तो स्पेन क्यों नहीं कर सकता। अब खुद साख्ता तरक्की याफ्ता अपने आप को गवर्नमेंट कहने वाले सोशलिस्ट पार्टी के, अगर वाकई ये इमिग्रेंट्स दोस्त पार्टी है, ये तो एक लेफ्ट की पार्टी है, और अगर वो वोट करते, सपोर्ट करते तो इमिग्रेशन खुल जानी थी। और ये 8.5 लाख लोग, हमारा जो मोशन था वो ये था कि विदाउट एनी कंडीशन, ना उसमें अपने मुल्क से, आबाई मुल्क से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाए, ना उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाए, किसी भी कंडीशन के बगैर इन सब लोगों को जो है आप लीगल कर लें। ये खुद लोगों को सोचना चाहिए, अगर ये वाकई इमिग्रेंट्स दोस्त जमात है तो इन्होंने इमिग्रेशन क्यों नहीं खोली, जिससे सब लोग मुस्तफीद हो जाते हैं। अच्छा रॉबर्ट भाई, आपने सेनेट में नेशनलिटी के जो एग्ज़ाम है उनका तासा ख़त्म करने की तो बात की, आपने ये मुद्दा आज तक क्यों नहीं उठाया सेनेट के अंदर कि जो अराइगो सोशियल के लिए लोग पेपर जमा करवाते हैं, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए उन्हें 14 हज़ार यूरो कीमत देना पड़ती है, उसकी बजाय वो लोग जो है वो डायरेक्ट कोई ऐसा टैक्स का सिस्टम बनाया जाए, जैसे कि इटली में एक नमूना भी है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स ले उनसे और उनके पेपर रिन्यू करती रहे। क्या ये कोई मुद्दा आपने नहीं उठाया कभी? देखिए, ये एक टेक्निकल इशू है। इसमें आप देखिए, नॉर्मली हम लोग जो बाहर से आते हैं या कोई भी दोस्त आते हैं या फैमिलीज आती हैं, आप नॉर्मली अपने मुल्क से यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए।
तो ये जो लॉ है वो उसी के तहत बनाया गया है कि जो लोग बाहर से काम करने आते हैं उनको काम करने की परमिशन दी जाए। अब ये जो 3 साल का वेट करते हैं ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 3 साल कोई भी फैमिलीज या कोई भी जो बाशिंदे आते हैं उनको 3 साल तक वेट करना पड़ता है, उनको लीगल तौर पे वो काम नहीं कर सकते। इसको हटाने के लिए या इसको कम करने के लिए, जैसे हम लोगों ने पहले लईद एक्सना खैरिया का जिक्र किया, इसी में सुधार करने के लिए हम लोगों ने बहुत बार कोशिशें की हैं जो अभी तक नहीं हो रही हैं। फिर हम लोगों ने ये भी किया कि इसको ख़त्म करके कोई नए रूल्स जो है वो फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए जाएँ। अब काम के कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि आप देखिए, अब आप यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, तो काम का कॉन्ट्रैक्ट तो आपको चाहिए होगा, आप इलीगल काम तो करेंगे नहीं, तो उसी के तहत उसको बनाया गया है कि आप यहाँ पे आइए और आप काम का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, हम आपको पेपर देंगे। हालांकि स्पेन पूरे यूरोप में ऐसी एक कंट्री है, पुर्तगाल और स्पेन, जहाँ पे लोगों को पेपर मिलते हैं। आप किसी और यूरोपियन कंट्री में आपको पेपर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो रूल हैं इनके, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो उन परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने ये मोशंस जो है वहाँ पे प्रेजेंट किए थे कि लोगों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानियों में लोग पेपर बनाते हैं और बनने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली मिलते नहीं हैं। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिकते हैं, लोगों को खरीदने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग पैसे इकट्ठे करके उनको देते हैं, और वो भी नकली कॉन्ट्रैक्ट हैं। सबको पता है कि नकली कॉन्ट्रैक्ट है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं खरीद के, उसके काम तो कर नहीं रहा। तो ये जो गलत धंधा है कॉन्ट्रैक्ट खरीदने बेचने का, इसको भी जो है ख़त्म किया जाए। तो इस बारे में काफ़ी सारी बहस हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से काम करती है, तो इसलिए अभी तक उस पर कोई सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस में, सेनेट में काफ़ी बार ये कोशिशें की हैं कि लईद एक्सना खैरिया को ख़त्म किया जाए या इसमें जो सुधार किया जाए। अच्छा रॉबर्ट साहब, एक तरफ तो हम चूँकि 10 साल के बाद नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं जी, बहुत बड़ी मुद्दत है, क्योंकि 5 साल हमें लीगल होने में लग जाते हैं, उसके बाद 10 साल, फिर 10 साल के बाद ये प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। तो उसके मुकाबले में वॉक्स जो पार्टी है वो तो ये मुतालबा कर रही है कि 15 साल की मुद्दत की जाए। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि वहाँ पे असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर उनको इसके बारे में जो है वो कुव्वत मिलेगी कि वो इस तरह की बात करके इसको मनवा सकें? देखिए, वो उनका जो राइट विंग की वोट्स हैं, वोट इकट्ठा करने की बस वो उनके प्रोपोगंडे हैं। ज़्यादातर इमिग्रेंट्स के आप खिलाफ बोलेंगे, उनका प्रोपोगंडा बढ़ेगा तो उनके वोट बढ़ेंगे। ऐसे ही पहले कुछ पार्टियां कतलूनिया में भी बढ़ी थी, तो अब उनका हाल क्या है आज आपको पता ही है। बेसिकली 10 साल का तो आपको 10 साल का तो रेजिडेंस मांगते हैं, 15 साल तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आप 10 साल बाद के अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगले 5 साल तो आपको नेशनलिटी लेने में लग जाते हैं, तो 15 साल तो ऑटोमेटिक हो गए। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि उसको 5 साल का किया जाए, कि जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में आप 5 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, और हाँ, उसमें आपको 5 साल लेने में नहीं लगते, इतना टाइम नहीं लगता। तो हम लोग, जैसे हमारी पार्टी का हमेशा ही यही स्टैंड रहा है, एक तो ये 3 साल का एम्पावरमेंट तो जो है वो ख़त्म की जाए, उसको कम की जाए। एटलीस्ट जो बाशिंदे आते हैं उनको लीगलाइज करने के लिए इतनी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नेशनलिटी का, कि हर एक बाशिंदे को 5 साल का टाइम देना चाहिए, उसको 5 साल का एक कंडीशन रखनी चाहिए कि उसको 5 साल बाद नेशनलिटी मिल जानी चाहिए, जैसे बाकी सारी कंट्रीज़ में होता है। और यहाँ पे भी होता है, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो उनके बाशिंदे आते हैं, उनको 5 साल बाद नेशनलिटी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिलती भी है। तो हमारा मुतालबा ये है कि अगर इनको दे सकते हैं तो बाकियों को क्यों नहीं दे सकते। तो हमेशा हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड रहा है कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो बाहर से आया है, जो यहाँ का रहने वाला है, सबके हक बराबर हैं। हम सबको एक जैसे सिटीजन समझते हैं और सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो इसमें अगर एक को 5 साल बाद आप नेशनलिटी दे रहे हैं तो दूसरे को 10 साल बाद क्यों दे रहे हैं? तो सबको एक जैसा रखना चाहिए। तो ऐसे मुतालबे कई बार हो चुके हैं। अच्छा रॉबर्ट भाई, एक बहुत बड़ा मसला उन लोगों का भी है कि जो ख़ासतौर पे साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके सरनेम्स का मसला आ जाता है। जब वो नेशनलिटी हासिल करते हैं तो अक्सर के नाम जो है वो बड़े अजीब से हो जाते हैं, और इंग्लैंड वाले तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि जी थोड़े ना ही नहीं सही है, कोई बीबी बने, कोई बेगम बने, कोई कौर बने।
आपने इस मसले के बारे में जो तजवीज़ पेश की थी उसके बारे में क्या कामयाबी आपने हासिल की? ये अभी तजवीज़ पेश हुई है, अभी इसके ऊपर डिबेट होना है। ये वाकई बहुत बड़ा इशू है और बेसिकली जैसा आपने बोला कि साउथ एशियन कम्युनिटीज़ जो लोग आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब और नेपाल, श्रीलंका, जो बेसिकली जो इस रीजन से लोग आते हैं उनको ये काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि नेशनलिटी लेने के बाद रजिस्टर सिविल का एक सिस्टम है। वो लोग अपने आप कोई भी आपके फादर की और अपनी मदर का सरनेम वो आपके साथ नाम के साथ जोड़ देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 सरनेम रखने का जी। वो रिवाज है। अब हमारी कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग सरनेम कई बार तो लगाते ही नहीं हैं, या लगाते हैं तो एक लगाते हैं। तो इस वजह से ये लोग अपने आप उसको ऐड कर देते हैं। अब उसमें हमारा जो हम लोगों ने तजवीज़ पेश की है उसमें है, एक तो जब नेशनलिटी पास हो जाती है रजिस्टर सिविल को ये चाहिए कि जब इन लोग जो अपना नाम देते हैं आपको, उनको उनसे कंफर्म करें कि आपका ये नाम ठीक है, करेक्ट है, तो उसके बाद उसको आप अलॉट करें। दूसरा, जो ऑलरेडी हो चुका है, जिन लोगों के ऑलरेडी पासपोर्ट बन चुके हैं या देने ही ऐसे उन नामों के साथ बन चुकी हैं, उनको उनकी करेक्शन करने के भी उनको मौका दिया जाए। अराइगो सोशियाल से मुतल्लिक जो लोग हैं, जी। क्योंकि इन फॉर्म में कई जो है अयंतोमेंतोस ने वो देना बंद कर दिए हैं या उसमें देर लगाई जा रही है, इसके बारे में भी कोई आपकी पार्टी पॉलिसी है? आप दोनों में से कोई भी जवाब देना चाहेंगे? नहीं, शहजाद साहब जवाब दे देंगे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। बेसिकली आजकल काफ़ी लोग बाके पे हैं और तले दरवाखो कर रहे हैं। ये नॉर्मली पिछले दिनों या कुछ महीनों या साल पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आजकल ये देखने में आ रही है। मेरे ख्याल से ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो जैसे लोग काम पे वापस आते हैं, काफ़ी लोग काम पे नहीं आ रहे हैं। तो पीछे आपने देखा दिसंबर में बहुत सारे बाके हुए थे और हर तीसरे आदमी को तो ओमिक्रॉन जो है वायरेंट है उससे अफेक्टेड था। तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन युनता में तो को चाहिए कि जो लोग नहीं है उसको कवर किया जाए। तो ऐसा देखेंगे, अगर इसमें जल्दी कोई हल नहीं होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि युनता में तो से बात करें, और क्योंकि हर एक शहर के युनतामेंट तो अलग है, अलग तरीके से काम कर रही, तो ये सेंट्रल का गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है। तो हर एक जो लोकल युनतामेंट है उसका मुद्दा है। वो आप मान लो बार्सिलोना के युनतामेंट तो उसका काम करने का तरीका अलग होगा, सांता कोलोमा का अलग होगा, बार्सिलोना का अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा। तो इन सब के तरीका जो काम करने का अलग अलग है। तो अगर सपोज देखेंगे, अगर थोड़े और आने वाले दिनों में इस पर हल नहीं होता है तो इसकी एक जॉइंट इसका एक मुतालबा बना के एक जॉइंट हम लोग इसका एक इशू बना के काफ़ी सारी युनतामेंटों से बात करेंगे, खास करके जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो बार्सिलोना का मेट्रोपॉलिटन एरिया, उनके युनतामेंटों से हम लोग बात करेंगे कि इसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक टेम्परेरी मामला है, तो आने वाले कुछ टाइम में अपने आप हल हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग दोबारा इसके पे मुतालबा करेंगे। अच्छा, चूँकि आपकी पार्टी जो है वो उसका दावा तो यही है कि वो इमिग्रेंट्स को ज़्यादा जो है वो रिप्रेजेंट करती है और उनके मुतालबात को उठाती है। चूँकि रॉबर्ट साहब आपका ताल्लुक क्रिकेट से भी रहा है जी, तो क्या कोई इस खेल के मैदान के अंदर भी कोई आप कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो है आपके एजेंडे में है कि इस क्रिकेट के खेल को, या जो हमारे साउथ एशियन खेल हैं जैसे वॉलीबॉल हो गया या कबड्डी हो गया, उनके फ़रोग के लिए भी कोई काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं पर्टिकुलरली अपने तौर पे कहूँ तो मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन देखो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल बार्सिलोना में और पूरे कैटलोनिया में हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है। आपको तो पता है, शुरू में जब शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत की है मैंने क्रिकेट को ऊपर उठाने की, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं इतना टाइम नहीं दे पाता। लेकिन मेरे पास जो है न्यूज़ आती रहती है, जो आजकल क्रिकेट फेडरेशन वाले अच्छा काम कर रहे हैं, वो आई मीन उम्मीद है कि और अच्छा करेंगे। लेकिन अच्छा, चलो खेल रहे हैं, क्लब खेल रहे हैं, एक क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ उन्होंने। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनका भी उतना
वो उतना प्रमोट नहीं कर पाए। कबड्डी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है जो यहाँ पे खास करके जो हमारी पंजाबी कम्यूनिटीज़ हैं और जिन्हों कहते चढ़दा पंजाब ते लंदा पंजाब ते एक पंजाबी खेड की तरह वो काफ़ी पॉपुलर ये गेम है। तो इसके पहले तो टूर्नामेंट काफ़ी होते थे, आजकल मेरे ख्याल से कोविड की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं। लेकिन उसको भी कहीं हाँ कभी क्रिकेट वालों को कबड्डी वालों को मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आई एम ऑलवेज देयर। शहजाद भाई, कोई आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो जिसको समझते हैं कि स्केरा रिपब्लिकाना का पैगाम नहीं पहुंचा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरे माइक की वसातत से? जी, मैं वाज़ह तौर पर अगर आप इस वक्त देख लें जो मुल्की सतह के ऊपर, तो आपको एक पार्टी स्केरा रिपब्लिकाना नज़र आएगी। जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी नेशनलिटी का प्रॉब्लम, आपकी खुरामिनतों का प्रॉब्लम, आपके जो बच्चे हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट के प्रॉब्लम जो है, आप जो बगैर पेपर्स के लोग हैं उनके लिए इमिग्रेशन खोलने का बगैर कॉन्ट्रैक्ट के बगैर किसी कंडीशन का मुतालबा, उनको फौरी तौर पर लीगल किया जाए। फिर 3 साल की जो राइगो सोशल का कानून है, इसको कम करके टाइम एक दफ़ा हमने तजवीज़ 3 मंथ की भी दी है, ठीक है, 3 से 6 महीने तक जो है किया जाए। उसके बाद नेशनलिटी जो है वो 10 साल की बजाय 5 साल का टाइम रखा जाए। और जो हम तासा की बात करते हैं उससे मुराद ये है, 2 बातें हम करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म किया जाए और उसकी फ़ीस भी ख़त्म की जाए। जब एक बंदा यहाँ पर शहरी इतने सालों से रह रहा है, वो टैक्स दे रहा है, तो जब वो उस मुल्क की कौमियत हासिल करता है, नेशनलिटी लेता है, तो वो क्यों एक फ़ीस पे करे? फ़ीस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो अब ये सारा प्रोसेस 15 साल के बाद जब बंदे का कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो खुरामिनतों के ऊपर आकर जो ब्रेक और बड़ी कामयाबी हुई है, बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की, अपनी पूरी फैमिलीज़ की जो आप नतारी के सामने जाकर जो है, हालांकि हम इस हक में भी नहीं हैं, हम कहते हैं अगर एक फैमिली या 4 या 5 अफराद हैं तो उनका नतारियों के सामने 800 या 900 यूरो खर्चा, तो ये होना ही नहीं चाहिए। जो है देख लें हर लेवल के ऊपर जो है बगैर पेपर्स वाले, पासपोर्ट वाले, उनके जो निये हैं उनके रिन्यू के लिए सीते। और एक वाहिद ऐसी सियासी पार्टी है, आप देख रहे हैं कि सेनेट में, कांग्रेस में कितनी आपकी बल्दिया है, कतलान पार्लियामेंट में वज़ीर जो है वो इमिग्रेंट्स, पार्लियामेंटेरियन इमिग्रेंट्स, और कितनी जो है वो जो बल्दिया है उनमें मेयर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले। इस पार्टी का ये जो मेन जो मानना है, जो मेन इस पार्टी का मंशूर है कि सब इंसान बराबर है, कोई इल्लीगल नहीं। जब यहाँ पर आ गया सब शहरी है और उनके सब के हकूक़ बराबर हैं। और हम इस खोज में नहीं जाते कि ये कहाँ पैदा हुआ था, ये सबसे मेन है। अब ऐसी अगर आप इमिग्रेंट हैं तो ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें जो आपके हकूक़ की हर लेवल पर बात करती है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे शहजाद साहब बोल रहे थे कि ये पूरे स्पेन की एक इकलौती पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन रीजन के जो बशिंदे जो यहाँ पे आके बसे हैं उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इन बशिंदों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, पार्टी की तरफ से भी ये एक पार्टी की तजवीज़ है कि जो फॉरेन रीजन के लोग भी हैं उनका भी उतना ही हक बनता है जितना यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, तो उनको भी बराबर का हक देना चाहिए। तो इसलिए कोई भी काबिल इंसान है जो उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहता है और कर सकता है, पार्टी हमेशा उनको वेलकम करती है। और ये आपने पिछले इलेक्शंस में देखा होगा कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे या लोकल इलेक्शन हुए थे या सेंट्रल इलेक्शन थे, सबसे ज़्यादा इसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो फॉरेन रीजन से यहाँ पे आके बसे हुए हैं।
अच्छा रॉबर्ट भाई, कोई पैगाम आप साउथ एशियन कम्युनिटी को देना चाहें अपने हवाले से, तो आपके लिए माइक और कैमरा हाजिर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पैगाम आपको सबको यही है कि हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं। आपको कोई भी इशू है जो आप चाहें कि वो उस इशू को हम लोग ऊपरी लेवल तक उठाएं, या यूनिटामेंटल लेवल तक हो, या लोकल पार्लियामेंट तक हो, या सेनेट तक हो, या कांग्रेस तक हो, या वैसे भी आपको सोसाइटी में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारे तक अपनी बात पहुंचाएं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन मामलों का, उन मुद्दों का किसी न किसी तरह हल निकाला जाए, और आपकी आवाज़ जो है वो उन कानों तक पहुंचाई जाए जहां से उसका हल होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। जनाब शहजाद अकबर साहब और जनाब रॉबर्ट साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का कि आपने आकर जो है टाइम दिया। नाज़रीन मोहतरम, अब आपके ऊपर है कि आपने फ़ैसला करना है कि यहाँ जब आप नेशनलिटी लेते हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आपको जो दीगर मामलात के अंदर इंटीग्रेशन इख्तियार करनी है, उसी तरह से सियासी मामलात को भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि अब ये आपका देश है और आपने यहाँ पर रहकर अपने मुल्क को सर्व करना है। तो उसी हवाले से आप अगर आगे बढ़कर जो है सियासी मैदान में भी इस मुल्क की खिदमत करेंगे तो ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा। जैसे कि रॉबर्ट भाई और शहजाद अकबर भाई और ऐसे कई और दोस्त जो है वो इस काम में जुटे हुए हैं, तो जाहिर बात है कि वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और आपके लिए भी बेहतर यही है कि आप इस पार्टी के मंशूर को जानें। अस्केरा रिपब्लिकाना जो पार्टी है, ये यहाँ स्पेन की पार्टी है। कतालुनिया की इस वक्त जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इसी पार्टी के पास है। तो लिहाजा आपने खुद फैसला करना है कि आपने किस पार्टी को ज्वाइन करना है, ये फैसला आप पर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इमिग्रेंट्स को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस पार्टी को जो है वो इख्तियार करना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, जनाब रॉबर्ट मसीह साहब और जनाब शहजाद अकबर साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।